अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं, चाहें तो प्ले लिस्ट से चेक कर लीजिएगा 12th क्लास की। तो इसके बाद देखें आप, इस क्वेश्चन में भी सेम हमने वही काम करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो अब तक हमने पिछले लास्ट 7 पार्ट्स में किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी क्वोशंट रूल लगना है। कौन सा रूल लगना है? क्वोशंट रूल। और क्वोशंट रूल होप सो अब तक आपको याद हो गया होगा। ओके बच्चों, तो क्वोशंट रूल मैंने लिख दिया है। क्वोशंट रूल में क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी जो क्वेश्चन है वो इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, जैसे ये अभी क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, तो हम उसको कैसे ओपन करेंगे और कैसे उस पर क्वोशंट रूल लगाएंगे या डेरिवेटिव लगाएंगे। तो ये नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे लिख लेंगे, उसके बाद जो नीचे वाली टर्म होगी डिनोमिनेटर वाली, उसे एक बार सेम ऊपर एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद हम ऊपर वाली जो वैल्यू होगी या टर्म होगी उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, दरमियान में माइनस आएगा। माइनस का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स का एज इट इज लिख लेंगे ऊपर वाली वैल्यू, और फिर सेकंड डेरिवेटिव यानी जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में से कैसे अप्लाई किया है इस थ्योरम को। तो अब देखें, आप यहाँ पर जो है स्टेटमेंट लिख ली थी मैंने, उसके बाद इसे लेट कर लिया y के इक्वल है, और इसे हम सॉल्व करके होल स्क्वायर को ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वो हमने लिख लिया। ओपन करने के बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखें, ये नीचे वाली टर्म थी, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, उधर भी स्क्वायर था। ओके, तो अब होल स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म एज इट इज, उसके बाद फर्स्ट टर्म ये जो ऊपर वाली एफ ऑफ एक्स टर्म है उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, फिर ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और जी एफ एक्स का डेरिवेटिव। ये ऊपर वाली टर्म एफ ऑफ एक्स है, ये आप समझ लें, ये एफ ऑफ एक्स है ऊपर वाली टर्म, और नीचे वाली जी ऑफ एक्स है। तो देखिए, अब नीचे हमने क्या किया, हमने एक बार एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया, जी ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद हमने यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया है, बाकी सारी वैल्यूज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, ये भी एज इट इज नीचे लिख लिया हमने। डेरिवेटिव अप्लाई कैसे किया है हमने, देखें आप, यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, तो जब हम इस पर पार रूल लगाएंगे तो पार एक बार स्टार्टिंग में आ जाएगी और ऊपर वाली पार में से एक कम हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव दोबारा अगर हम लेंगे तो 1 होता है। ये पीछे मैंने बहुत डिटेल में समझाया, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ौरन समझ आ जानी है। तो 4x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस ये वाला जो है पार इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में लिखनी है। तो 2 2 ज़ार 4, एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो मतलब एक्स की पावर 1 बचेगी, 4x प्लस 0 माइनस ये एज इट इज आ गया था, और इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2x कैसे आएगा, 2 स्टार्टिंग में, x की पावर 2 माइनस 1, x बचेगा, x की पावर 1 बचेगी, तो मतलब वो x के इक्वल है, इसीलिए 2x हो जाएगा। ओके, तो अब हमने नीचे कुछ भी नहीं किया, बस 0 को हटाकर बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिख दी हैं। 0 हटा दी इस टर्म में से और इस टर्म में से, बाकी सारी टर्म्स हमने वैसे की वैसे लिख ली हैं। चलें अब आगे करते हैं हम। ओके बच्चों, तो हमने नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर उठाकर एज इट इज़ लिख ली है। उसके बाद अब थोड़ा सा फोकस करें, हम यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं ना इन दोनों में से, तो हमने यहाँ पर कॉमन लिया, हमने इस टर्म में से 2x कॉमन लिया है, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ से 2 और एक x तो निकल चुका है बाहर, x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 2 2 ज़ार 4 होते हैं, 2 एक बाहर निकल चुके हैं, बाकी यहाँ पर एक 2 बचेगा और x भी बाहर निकल चुका है, और ये नेक्स्ट एज इट इज लिख लिया है, नीचे वाली भी टर्म एज इट इज लिख ली है। उसके बाद इसमें हमने इन दोनों जो हमारी टर्म्स थी, वैल्यूज थी, रकमें थी, उनमें से हमने 2x बाहर कॉमन ले लिया।
कॉमन लेने के बाद बाकी जो हमारी टर्म्स बच गई थी ये वाली और ये वाली, ये एज इट इज लिख ली, एक ब्रैकेट लगा दी हमने ताकि पता चले कि 2x कॉमन लिया हो, माइनस और ये वाली टर्म भी यहाँ से 2x बाहर निकल चुका था, तो बाकी सिर्फ ये x/4 प्लस 2x² प्लस 1 वाली टर्म बच जाएगी। उसके बाद हमने जब ये 2x बाहर कॉमन लिया हुआ है तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट में हमने हर ये जो ऊपर वाली टर्म है यहाँ पर x² माइनस 1 और 2x² प्लस 2 इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब x² को इससे इस सारी वैल्यू से किया तो 2x की पावर 4 और x² को 2 से किया तो 2x², फिर -1 को 2x² से करेंगे तो -2x² और -1 को +2 से करेंगे तो प्लस माइनस -2 आ जाएगा। उसके बाद हमने इस माइनस को अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है और यहीं तक इसको रखा है भी हमने। आगे अब हम करते हैं और देखते हैं आगे हमारा सॉल्यूशन कैसे आता है। बच्चों यहाँ से +2x² -2x² कट हो जाएगा और 2x की पावर 4 माइनस x² क्या बचेगा, सिर्फ 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 क्या बचेगा, सिर्फ x की पावर 4 और ये -7 2x² और माइनस वैसे आ जाएगा और -1 और -2 जो है जब भी दो माइनस की टर्म्स वो ऐड हो जाती हैं और साइन साथ माइनस का आता है तो ये -3 हो जाएगा, वो हमने ऊपर लिख लिया है। बच्चों देखें तो अब हमने ये वाली टर्म 2x x/4 माइनस 2x² माइनस 3 डिवाइड बाई x² माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया है। उसके बाद हमने इस वाली टर्म पे ना फैक्टराइजेशन कर लेनी है क्योंकि हमें आंसर जो है वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में चाहिए, तो हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो देखें अगर हम ऐसी कोई दो टर्म लेनी है जिन्हें अगर हम ऐड करें तो -2x² हो और जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो -3x की पावर 4 बने। तो देखें अगर हमने दो टर्म्स जो खुद से ऐड किए हैं वो एक हमने -3x² वाली की है और एक +x² वाली की है। देखें अगर हम इसे ऐड करें तो -2x² बचता है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो -3x की पावर 4 बचता है। तो मतलब ये हमारी ये वाले जो दो टर्म्स हमने ली हैं वो हमारी फैक्टराइजेशन को सेटिस्फाई करी हैं। तो आगे हम देखें, हमने फिर सेम जैसे हम फैक्टराइजेशन करते होते हैं इन दोनों में से हमने x² कॉमन ले लिया। जब इधर से x² कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x² बचेगा और यहाँ से -3 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पर हमने +1 कॉमन लिया तो x² -3 होगा। और फिर हमने आगे जो है ये x² -3 कॉमन लेकर लिख लेना है और x² +1 को लिख लेना। बच्चों कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पर x² -3 को जब कॉमन ले लिया है तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से x² +1 हो जाना था, वो हमने लिख लिया है और बाहर 2x जो चल रहा था वो वैसे ही चलता है और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x² +1 डिवाइडेड बाय x² -3। इस पर भी सेम क्वेश्चन रूल लगना है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया y = x² +1 डिवाइडेड बाय x² -3। उसके बाद हमने इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया। उसके बाद हमने दोनों साइड्स पर d/dx अप्लाई कर लिया है और इस साइड पर तो ये एज इट इज लिखा जाएगा और इस साइड पर क्वोशंट रूल लग जाएगा। क्वोशंट रूल वो सेम ऊपर लिखा हुआ है, आप उन स्टेप्स और इन स्टेप्स को मैच करते जाइएगा। नीचे वाली टर्म का स्क्वायर है तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, एक बार नीचे वाली टर्म g ऑफ x एज इट इज, f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस f ऑफ x एज इट इज और g ऑफ x का डेरिवेटिव। ये f ऑफ x यहाँ पर x² +1 था और g ऑफ x यहाँ पर x² -3 है। तो f ऑफ x g ऑफ x एज इट इज, f ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x एज इट इज, g ऑफ x का डेरिवेटिव। उसके बाद हमने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा और इसका भी 2x आएगा, बाकी कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ से इन दोनों, अगर आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा लें और उसमें 0 ख़त्म कर लें। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने 2x कॉमन ले लिया और बाकी जो बीच वाली टर्म्स ये बच गई थी वो हमने एज इट इज़ लिख ली हैं। 2x कॉमन लेने के बाद बाकी टर्म्स जो बच गई थी यहाँ से भी 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया है अंदर, तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। फिर ये वाला +x² -x² से कट हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं किया वैसे ही आ जाएगा। फिर -3 -1 बच जाएगा और फिर -3 -1 क्या होता है, -4 के इक्वल होता है और -4 2 ज़ार 8x डिवाइडेड बाई x² -3 होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप
एक क्वेश्चन को और स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज में थोड़ी समझने में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो मेरा इसका फर्स्ट पार्ट आप जाकर देखिएगा, वो मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है 1 + x अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 - x अंडर रूट। यहाँ पर आपने थोड़ा सा फोकस करें, अगर नोट करें तो आपको ये क्वेश्चंस बाकी पीछे वाले सारे क्वेश्चन से डिफरेंट लगेगा। तो इसको कैसे करना है चलिए हम आगे जाकर बताते हैं, जहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट होना है। सोल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना, वो मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ, ठीक है। सोल्यूशन तो इसका यहीं से स्टार्ट हो गया। ओके, तो अब आप देखें, हमने सबसे पहले सेम वैसे ही लेट कर लिया कि y = 1 + x अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 - x अंडर रूट इक्वल्स। अब देखें दोनों के ऊपर अलग से अंडर रूट है, तो मतलब हम इसको एक साथ अंडर रूट करके लिख सकते हैं। ओके, वो हमने लिख लिया। उसके बाद 1/2 अंडर रूट को किसके इक्वल होती है? 1/2 के इक्वल, तो वो हमने इसके बाहर लिख लिया कि ये 1/2 के इक्वल है। इसके बाद जी हमारा काम स्टार्ट हो जाना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने का। ओके, तो देखिए अब दोनों साइड्स पर हमने d/dx लिख लिया, d/dx लिख लिया, y का भी ले लिया और हमने इस पूरी स्टेटमेंट का भी ले लिया। अब आपने यहाँ पर नोटिस करना है कि यहाँ पर क्वोशंट रूल पहले नहीं लग सकता जब तक उसकी बाहर कोई पार इन्वॉल्व है। अगर पार इन्वॉल्व ना हो, डायरेक्ट बीच वाली स्टेटमेंट हो, देन तो हम डायरेक्टली क्वोशंट रूल लगाएंगे। बट अभी यहाँ पर पहले पार इन्वॉल्व हो गई है, क्वोशंट के ऊपर पार है, तो इट्स मीन्स हम यहाँ पर पहले क्वोशंट रूल नहीं लगा सकते, हम पहले पार रूल लगाएंगे। इस पर हम पहले पूरी स्टेटमेंट पर पार रूल लगाएंगे, वो हमने लगाया तो 1/2 बाहर आ जाएगा और इसमें से 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा और दोबारा से हमने इस बीच वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया, जो कि x का भी हम लेते होते थे और अगर उसका 1 आ जाता था, इसलिए वो हम कहीं नहीं भी लिख सकते थे क्योंकि हमें पता होता था कि x का डेरिवेटिव तो 1 आना है, इसलिए हम लिखते ही नहीं थे। लेकिन अब इसका डेरिवेटिव आना है आगे, वो हमने इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया। अब इस पर क्वोशंट रूल लगना है, सिर्फ और सिर्फ इस पर पार रूल पहले ओपन हो गया, इस पर क्वोशंट रूल लगना है। वो क्वोशंट रूल देखें आगे अप्लाई किया। ओके बच्चों, तो ये जो पीछे टर्म थी ना 1/2 - 1 यहाँ पर था, उसका अगर एलसीएम लेना वो -1/2 आना है। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा एलसीएम लेकर। उसके बाद जो बीच वाली स्टेटमेंट थी उस पर हमने क्वोशंट रूल लगाना था। ओके, तो अब हम क्वोशंट रूल लगाते हैं। वहाँ पर gx की वैल्यू थी 1 - x और f(x) की वैल्यू थी 1 + x। तो देखें g(x) का स्क्वायर, उसके बाद g(x) लिखना है, मतलब ये 1 - x एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव हमने लेना है f(x) का, और f(x) क्या है? 1 + x, उसका डेरिवेटिव ले लिया माइनस, फिर हमारा f(x) एज इट इज आएगा और f(x) क्या है? 1 + x। उसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना है g(x) का, और g(x) क्या है? 1 - x, उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है आगे वाले स्टेप में देखें आप, तो देखिए अब यहाँ पर -1/2 से 1/2 में कैसे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा सोचें आप। अच्छा सोच लिया, अब देखें कैसे कन्वर्ट हुआ। पहले क्या था? ऊपर था 1 + x, नीचे था 1 - x। अब हमने 1 - x को ऊपर लिख लिया डिवीजन फॉर्म में और 1 + x को नीचे लिख लिया, जिसकी वजह से ये -1/2 + 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हम चाहते तो पहले नीचे लेकर जाते 1/, ये वाली पूरी पार्ट नीचे लेकर जाते, फिर इसको हम ऊपर लेकर आते, फिर जाकर ये स्टेप आना था, जिसके लिए थोड़ी ना मुश्किल स्टेप्स हो जाने थे, बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाने थे। इसलिए हमने यहाँ पर माइंड में ये रख लिया कि हमने 1 - x को जब ऊपर लेकर गए और 1 + x को नीचे लेकर गए हैं, तो ये -1/2 + 1/2 में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद देखिए 1 - x एज इट इज, 1 + x में से 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, -1 + x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का 0 होगा और x का -1, मतलब माइनस बीच में इन्वॉल्व था, वो तो वैसे आ गया, और x का 1। उसके बाद देखिए 1 + 0 1 होता है, और वो इसको इसके बाद कुछ भी नहीं किया हमने, वो इसके साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और -1 क्योंकि इसने साइंस चेंज करने हैं तो वो हमने साथ लिख लिया। और इधर क्या हुए?
इधर देखें अलग अलग कर लिए, इसकी पार को भी 1/2 अलग कर लिया हमने, नीचे वाली पार को भी अलग कर लिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में अलग थी और उससे एक साथ किया था, अब अलग अलग कर लिया। उसके बाद हमने इस वाले -1 और -1 +1 हो जाना है, 1 - x एज इट इज़, और ये प्लस हो चुका था तो ये 1 + x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखें आप माइनस के x है और ये प्लस के x है, ये कट हो जाएगा, +1 +1 बच जाएगा, उसे हम आगे अब सॉल्व करके देखते हैं। ओके बच्चों, तो हमने ये वाली जो टर्म थी 1/2 और 1 - x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 1/2, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया है, और उसके बाद 1 + 1 जो है वो 2 आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म तो एज इट इज़ आ गई थी। इसके बाद ये 2 डिवाइड हो रहा था और ये मल्टीप्लाई हो रहा था और ये डिवाइड हो रहा था, ये कट हो जाएगा, और बाकी टर्म नीचे जो बचनी है उसमें आप देखें ज़रा, यहाँ पर ये दोनों 1 - x है, ये भी 1 - x है, मतलब इन दोनों की बेसिस सेम है, तो इनकी पार्ट्स को हमने एक साथ कर लेना है। वो चाहे तो हम इस वाली 2 को ऊपर ले जाएं, चाहे तो 1/2 को नीचे ले जाएं। मैं 1/2 को प्रेफर करती होती हूँ नीचे, क्योंकि वो ना डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो अगर तो आपका मेंटल मैथ अच्छा है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगी तो नीचे ही जाकर प्लस में आ जाना, और अगर ऊपर ले जाएं तो ऊपर आकर उसकी पावर प्लस में आ जानी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका मेंटल मैथ अच्छा नहीं है तो फिर मैंने 2 मेथड्स यहाँ पर किए हैं। पहला आप ये मेथड देखें, इस पर 1 - x की पावर 1/2 को ना नीचे लेकर जाकर माइनस में कन्वर्ट किया, और फिर ये बेसिस सेम थी तो इनकी पार्ट्स को ऐड कर लिया, और इनका जब एलसीएम लिया तो 2 × 2 = 4, 4 - 1 3/2, ये इसका 1 डिवाइडेड बाय ये आंसर है। अच्छा, ये स्टेप कैसे आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट नीचे लेकर आना है? वो अगर आपका मेंटल मैथ अच्छा है देन आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आपका मेंटल मैथ अच्छा नहीं है, अगर लेट्स सपोज ऐसे होता, ऊपर 2 होता और इधर 1/2 होता, फिर भी मैं अपने मेंटल मैथ्स के थ्रू इसे करती, ऊपर 2 होता इधर 1/2 होता, तो फिर भी मैं ऊपर जाकर -1/2 करती, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऊपर जाकर फिर प्लस में ही पार रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों की अभी प्रैक्टिसेस कम हैं तो इसलिए आपके लिए मैंने ये सेकंड मेथड भी किया है कि आप कहें कि मैम क्या ये ज़रूरी है कि यहीं पर हम ऐसा करें? नो, ज़रूरी नहीं है, बस होता ये कि एक स्टेप बढ़ जाता है। तो आगे देखें, हमने ऊपर 2 को हम ऊपर लेकर चले गए, 1/2 उधर ही रहने दिए, और 2 जो नीचे थी ना पार वो ऊपर जाकर माइनस हो गई, और उसके एलसीएम लेंगे ना तो -3/2 आएगा, और फिर वो नीचे जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको यही बात याद रखनी है कि आंसर में कोई भी पार नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पार्स प्लस में होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, जमा होती हैं। इसलिए हमें अगर तो ऊपर माइनस में आ रही हो तो हमने नीचे लेकर जाना पड़ता है, अगर नीचे हो तो हमें ऊपर लेकर जाना पड़ता है। ये बात आपने याद रखनी है। आपकी मर्जी, अब आप ये वाला स्टेप जो है कर लें या फिर ये वाला कर लें, आपकी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको आसानी होती है और आपको लगता है कि हम इससे तो एग्ज़ाम में गलती करेंगे, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी ले जाएं। अगर आप लेट्स सपोज ये भी ले जाते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको पता नहीं था कि किससे प्लस में, अगर आप ये ले जाते हैं तो इससे बस एक स्टेप बढ़ जाएगा कि ऊपर नीचे आ जाना है जाकर, बस इतना सा काम है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है 2x - 1 डिवाइडेड बाय 2x² + 1 √। ठीक है, तो इसके बाद हमने सेम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेना है और इसे लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है। अब आप देखें, नीचे वाली टर्म को 1/2 लिखा जा सकता था ना, वो लिख लिया। इसके बाद हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो इस पर कोशेंट रूल लगना है। कोशेंट रूल का क्या है? नीचे वाले का स्क्वायर g(x) का, और g(x) एज इट इज f(x) ऊपर वाला है तो f(x) का डेरिवेटिव माइनस साइन आता होता है, फिर f(x) एज इट इज और g(x) का डेरिवेटिव। नीचे वाले का 1/2 था और होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 2 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे वाला स्टेप देखते हैं इसका। आगे देखिए, अब आप हमने इसका डेरिवेटिव जब लिया तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 का 2 तो 2 ही एज इट इज आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हमने लिख लिया कांस्टेंट। 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 डेरिवेटिव आएगा। और यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है, जैसे जैसे आगे वैल्यूज आती जाएंगी, रकमें आती जाएंगी, उस हिसाब से आपको माइंड में लेकर चलना है इन क्वेश्चंस को कि डेरिवेटिव कैसे यहाँ पर फाइंड आउट होता है इसका। फिर पार आ गई है कुछ तो मतलब पार रूल लगेगा। पार रूल जब लगेगा तो 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और इस 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, और फिर अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा। अब अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव हम आगे करके देखते हैं।
अब ये देखें यहाँ पर क्या है 1/2 -1 है, तो इसका एलसीएम लेकर ऊपर हमने लिख लेना। बाकी पीछे वाली टर्म्स तो एज इट इज़ लिख लिया, 2 1s are 2 -0 2 ही होना है, वो ऐसे लिख लिया है। उसके बाद जो है ना इस टर्म का जब एलसीएम लिया तो -1/2 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा पारू लगाकर, +1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो हमने ऊपर लिख लिया है। 2x कैसे आएगा, जब हम पारू लगाएंगे 2 स्टार्टिंग में, x की पावर 2 -1 और फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 -1 यहाँ पर 1 आएगा, तो इसलिए 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। चलें अब आगे हम करते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर इसको जो है वो 1/2 करके लिख लिया है और बाकी टर्म 2x + 0 जो है वो 2x होता है, वो भी हमने ऐसे ही लिख लिया। इस स्टेप ने हमें कुछ खास नहीं किया, बस हमने ये 2x साथ लिख लिया है और बाकी टर्म्स भी साथ एज इट इज़ लिख लिए हैं। नीचे वाले इस स्टेप में आपको गौर करने की ज़रूरत है। 2 हमने ये स्टार्टिंग में लिख लिया है, उसके बाद हमने ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा था और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये कट हो जाएंगे। ये देखें, ये 2 क्या हो रहा था डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, ये कट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, वो s इधर लिख लिया। 2x - 1 ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो x × 2x - 1 ये प्रोडक्ट फॉर्म में हमने करके लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये -1/2 थी ना पार, हमने इसे इसी टर्म के नीचे डिवाइड में करके लिख लिया और वो +1/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी गलती करेंगे कि आप सोचेंगे कि ये -1/2 नहीं हो रहा, इसे अगर इधर डायरेक्ट नीचे लेकर आ जाए तो ये +1/2 हो जाएगा, जो कि गलत है। दरमियान में माइनस इन्वॉल्व है दोनों टर्म्स के, इस टर्म और इस टर्म के माइनस इन्वॉल्व है। पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर हम उसको नीचे जाकर ले जा सकेंगे। ऐसे ही उठाकर इसे नीचे नहीं ले आएंगे, पहले ऊपर वाली का एलसीएम लेंगे, फिर हम इसे नीचे ले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेते हैं, देखते हैं कैसे आता है ये। बच्चों अब यहाँ पर देखिए, हमने इसका एलसीएम ले लिया है, x² + 1/2 ये एलसीएम आएगा और एलसीएम लेने के बाद ये 2 और x² + 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर था। अब ये इसके साथ एक और आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, और आगे वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद ये मेन डिवीजन है, ये जो हमारा मेन डिवीजन थी ना ये वाली, वो है, और ये एलसीएम वाली है। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, ये नीचे जाकर अब इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये मेन डिवीजन मल्टीप्लाई होगी तो 1/this1 आएगा। पहले यहाँ पर एक तरह से इसके नीचे 1 है, जब ये मल्टीप्लाई में होगी तो 1/this1 होगा, तो मतलब ये इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर। वो हम नेक्स्ट स्टेप में करके, और ऊपर भी हम अब ये भी यहाँ पर आप देख लें एक बात कि 1/2 है, 1/2 है, दोनों की बेसिस सेम है, तो मतलब ये ऐड होंगी, 1/2 + 1/2 हो जाएगा एलसीएम में। तो 1/2 + 1/2 किसके इक्वल होगा, 1 के। ये आप लेकर देखिएगा। तो नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ x² + 2 × x² + 1 आ जाना है। ओके बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर ये दोनों की बेसिस जो हैं वो सेम है, तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी 1/2 + 1/2, यानी x² + 1 की पार्ट जो है ना वो 1/2 + 1/2 आनी है। तो वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया, एलसीएम लेकर 1 आ रहा है, तो इसलिए ये ऊपर 1 लिख दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। यानी यहाँ पर इस स्टेप में अगर मैं और बढ़ा दी तो x² + 1 की पार 1/2 + 1/2 होनी थी, उसको सॉल्व करके 1 आना है इसका आंसर, तो ये मैंने 1 लिख दिया है। उसके बाद आप देखें, अब देखें यहाँ पर 2 इधर x² + 1 की पावर जो है 1 आ जाएगी, वो हमने लिख लिया, और ये एज इट इज़ लिख लिया। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे एक साथ हो जाएंगे, ये एक साथ हो जाएंगे दोनों ही। और फिर उसके बाद हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, -x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। जब 2 को करेंगे तो 2x² + 1 होगा, और जब -x को करेंगे तो -2x² -+ x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 2x² है एक, और एक माइनस का, ये कट हो जाएगा, ठीक है। कट होने के बाद यहाँ से एक प्लस के x और +2 बच जाना है, वो हमने लिख लिया है। उसके बाद फिर देखें इनकी बेसिस सेम है दोनों की, तो इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2 है, ये फिर ऐड हो जाएंगी। एलसीएम लेंगे इसका, 2 1s are 2, एक सेकेंड में यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर दिखा देती हूँ। 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा 3/2, वो हमने आगे लिख लिया इसको, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है a - x² डिवाइडेड बाय a + x²। ये सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है,
बस वहाँ पर 1 था और यहाँ पर जो है a आ गया और ऊपर 1, उधर 1 प्लस ऊपर था और नीचे माइनस था, यहाँ पर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। बाकी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया तो ये भी आ जाना है डेफिनेटली। तो देखिए अब हमने लेट किया, ये y के इक्वल है। y के इक्वल लेट करने के बाद हमने इसको 1/2 होल लिख लिया। मतलब अंडर रूट होल लिखा जा सकता था ना, पहले अलग अलग था, फिर हम इसे 1/2 लिख सकते थे, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद हमने इस पर पहले पार रूल लगना है, वो मैंने उधर उस क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिया था। पार रूल जब लगेगा तो 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और इस 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा और फिर डेरिवेटिव जो दरमियान में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा साथ। इसका तो किसी सूरत में भी 1 नहीं हो सकता ना डेरिवेटिव, इसलिए इसका हमने अलग से लिख लिया कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है वो आगे देखें आप। dy/dx और वहाँ पर ये जो इसका जब एलसीएम लेना है ना तो वो -1/2 आ जाना है और यहाँ पर इस बीच वाले का हमने क्वोशंट रूल लगाना है। तो a + x का स्क्वायर यानी g ऑफ x का स्क्वायर, g ऑफ x एज इट इज a ऑफ x f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस a f ऑफ x एज इट इज g ऑफ x का डेरिवेटिव। f ऑफ x यहाँ पर a - x है और g ऑफ x यहाँ पर a + x है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये -1/2 था, इसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमने इन टर्म्स को ऊपर नीचे कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। a + x ऊपर चला गया, a - x नीचे आ गया। उसके बाद ये एज इट इज आ जाएगा। एक क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा और x का 1 होगा और इधर भी a का डेरिवेटिव 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर -1 डेरिवेटिव साथ लिख लिया और 1 था तो वो नहीं, उसको ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने इन टर्म्स की पार्ट को अलग अलग कर लिया है और हमने -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया नेक्स्ट स्टेप में और इधर भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है और बाकी जो वैल्यू थी वो यहाँ से जो आ रही थी वो एज इट इज लिख दी है। उसके बाद आप देखें, इसके बाद हमने ये देखें +x था, -x कट हो जाएगा, यहाँ से माइनस से -2a बचेगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस करें आप, ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो टर्म्स हैं वो हम आगे सोल्व करके देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए आप जो कटिंग होने के बाद टर्म्स बच गई थी वो हमने एज इट इज ऊपर लिख ली हैं। उसके बाद देखिए आप ये और ये इनकी बेसिस सेम है तो हम 1/2 पार को नीचे आकर माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं और नीचे आकर लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में और ये माइनस से ऊपर ही रहेगा। उसके बाद माइनस से अब ये दोनों बेसिस सेम थी तो मतलब पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, 2 - 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 - 1 3/2 और ये इसका आंसर है। बाकी जो टर्म्स माइनस है और a - x की पावर 1/2 वो एज इट इज आ जाएगा। ओके बच्चों, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा।